हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे। गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं के गणित का चैप्टर है त्रिभुज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, सर्वक्षमता पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। जैसे कहा है त्रिभुज का परिचय। त्रिभुज का परिचय में है कि त्रिभुज बनता कब है, त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है, त्रिभुज के त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है ये समझेंगे। और फिर समझेंगे कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, किन आधारों पर इसको बांटते हैं, ये सब आज की वीडियो में लोग समझेंगे। तो इसको समझने से पहले यानी त्रिभुज को पढ़ने से पहले जो ये मुख्य बिंदु है जो हम अंकित कर चुके हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। आज का चैप्टर एकदम बेसिक्स रहेगा, एकदम जीरो लेवल से। ये जो त्रिभुज है आपका 9वीं में भी मिलता है, फिर 10वीं के चैप्टर में भी है। तो इसको उस निगाह से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से चालू करेंगे ताकि किसी को समस्या ना हो। और उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिभुज का परिचय। समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि बिंदु क्या होता है, बिंदु के बारे में। चलिए बिंदु समझते हैं। बिंदु, बिंदु क्या होता है, अंग्रेजी में लिखते हैं इसको पॉइंट। बिंदु, चलिए पहले बिंदु की परिभाषा समझते हैं कि किसी कागज पर पेंसिल के नुकीले सिरे से अंकित चिन्ह को बिंदु कहते हैं। किसी परिभाषा लिख दे रहे हैं, किसी कागज पर पेंसिल के नुकीले सिरे से, पेंसिल के नुकीले सिरे से अंकित चिन्ह को बिंदु कहते हैं। ये रहा हमारा परिभाषा कि किसी कागज पर पेंसिल के नुकीले सिरे से अंकित चिन्ह को बिंदु कहते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके गुण कितने होते हैं, बिंदु के गुण क्या होते हैं, चाहे विशेषता क्या होती है। इसका गुण ये होता है कि बिंदु की न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होता है। पहला बिंदु हो गया कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है, यानी बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होता है और न ही ऊंचाई होता है। इसकी दूसरी विशेषता ये होती है, दूसरा गुण ये होता है कि बिंदु को दर्शाते किससे हैं, तो बिंदु को दर्शाते हैं किससे, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। जैसे में बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया, बिंदु डी हो गया। तो बिंदु को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ये रहा हमारा बिंदु। अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा के बारे में। रेखा क्या होता है, दूसरा टॉपिक हमारा है रेखा। रेखा को लिखते हैं अंग्रेजी में लाइन। चलिए समझते हैं रेखा क्या होता है। दो बिंदुओं की बीच की अधिकतम दूरी को रेखा कहते हैं। और इसके गुण की बात करें तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है और रेखा का प्रसार दोनों बिंदुओं की तरफ अनंत लंबाई तक होता है। इसकी परिभाषा लिख देते हैं रेखा कि दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी को रेखा कहते हैं, को रेखा कहते हैं। इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं या इसके गुण की बात करते हैं। इसका गुण होता है कि
सबसे पहले देखिए रेखा को दर्शाते कैसे हैं। जैसे हमको दर्शाना है ए बी कोई रेखा है तो इसको लिखेंगे ए बी, इसके ऊपर ये संकेत बनाएंगे बी ए, यानी इस दोनों तरफ एरो है। इस दोनों तरफ एरो का मतलब ये है इसकी अधिकतम लंबाई से मतलब है, यानी ये एरो है तो इधर भी लंबाई तक जाएगा, अनंत लंबाई तक बढ़ेगा, और ये इधर भी अनंत लंबाई तक बढ़ेगा, यानी इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ये दोनों बिंदुओं की तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ेगा। ये हो रहा हमारा रेखा। रेखा को ऐसे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दर्शाना है बीसी रेखा, तो बीसी लिखेंगे, इसकी तरफ एरो लगा ए लिख देंगे, यानी दोनों तरफ एरो रहेगा। इसके गुण की बात कर लें तो इसका पहला गुण होता है कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि रेखा का प्रसार दोनों बिंदुओं की तरफ अनंत लंबाई तक होता है। दो टॉपिक समझ लिए, बिंदु समझे, रेखा समझे, अब समझेंगे रेखाखंड क्या होता है। तीसरा टॉपिक है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड, इसका रेखाखंड, इसका अंग्रेजी होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। चलिए समझते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। परिभाषा क्या है समझिए ध्यान से, कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो रेखा का दो अंत बिंदु होता है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है। हमारी परिभाषा क्या बनी है रेखाखंड की, तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। चलिए अब दर्शाते हैं कि इसको दर्शाते कैसे हैं रेखाखंड को। जैसे हमको दर्शाना है ए बी एक रेखाखंड है तो हम लिखेंगे कि ए बी लिख देंगे, यानी ऐसे लिख देंगे। इस पे दोनों तरफ कहीं एरो नहीं है, यानी कोई तीर का निशान नहीं। इसका मतलब ये है कि इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, कहीं घटेगा बढ़ेगा नहीं। बीसी हो गया, ये बीसी आपका क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हो जाएगा। सीए हो गया, ये एक रेखाखंड हो गया। तो रेखाखंड को इस प्रकार दर्शाते हैं। इसके गुण की बात कर लें तो इसका गुण होता है कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, यानी दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। इसका मतलब यह है कि दो अंत बिंदु का मतलब यह है कि इसका प्रसार अब नहीं होगा। अगला टॉपिक है हमारा किरण। किरण किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे। रे क्या है, चलिए समझते हैं बच्चों कि किरण क्या होता है। किरण भी रेखा का एक भाग होता है, लेकिन अंतर यही है, किरण और रेखाखंड में अंतर यही है कि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और किरण में मात्र एक अंत बिंदु होता है। तो परिभाषा बनेगा इसका कि एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसके
जिसका एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है किरण कहलाता है, किरण कहलाता है। इसको दर्शाते कैसे हैं? जैसे PQ कोई किरण है तो दर्शाएंगे कैसे PQ को? PQ लिख लेंगे, ऐसे ऐसे दर्शा लेंगे, नहीं इसमें एक तरफ एरो रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक अंत बिंदु है, इधर P की तरफ ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो केवल Q की तरफ बढ़ेगा। यानी किरण में एक अंत बिंदु होता है, यानी एक तरफ प्रसार होता है, एक तरफ नहीं होगा, एक तरफ प्रसार होगा। अब दर्शाना हो कि आपका AB कोई किरण है तो लिखेंगे कैसे इसको कि AB, इसमें एरो कर देंगे, यानी एक तरफ इसका प्रसार होगा। किधर प्रसार होगा? तो क्या B की तरफ प्रसार होगा इसका। तो ये रहा हमारा किरण। एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट कीजिए इसका। अगला टॉपिक फिर देखते हैं। बोलिएगा। तो आइए अगला टॉपिक समझते हैं, त्रिभुज का परिचय। अब ये टॉपिक हमारा रहेगा त्रिभुज का परिचय। इस त्रिभुज के परिचय हम समझेंगे सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। चलिए समझते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा क्या बोले कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपकी सहायता के लिए लिख दे रहे हैं परिभाषा। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा क्या बना है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे त्रिभुज, ये हमारा हो गया त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं A, B और ये C। यानी त्रिभुज ABC बना है जिसमें तीन भुजाएं हैं AB, BC और CA, और तीन कोण हैं, कोण B, कोण C और कोण A। इसमें तीन शीर्ष होते हैं, यानी शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं और तीन कोण। हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे त्रिभुज के कुल अंतः कोण की बात करें कि त्रिभुज के कुल अंतः कोण, अंतः कोणों का योग, यानी जो त्रिभुज बना है इन तीनों कोणों को जोड़े अंतः वाला कोण ABC, तो यह होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और बाह्य कोण के योगफल क्या है तो वह होता है 360 डिग्री। अब समझेंगे, चलिए अब लोग समझेंगे कि त्रिभुज बनता कब है, यानी त्रिभुज बनने की शर्त क्या होती है। तो त्रिभुज बनने की शर्त, त्रिभुज कब बनेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, त्रिभुज बनने की शर्त। तो तीन भुजाएं देंगी आपको, यानी दिए गए तीन भुजाओं से त्रिभुज कब बनेगा। चलिए मानते हैं कि तीन भुजाएं, यानी A, B और C, तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, ठीक। जिसमें A और B छोटी भुजाएं हैं
छोटी भुजाएं हैं और तथा सी बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है। यानी तीन भुजा दिया है, ए और बी, ए बी और सी तीन भुजाएं हैं, जिसमें से ए और बी छोटी भुजाएं हैं तथा सी जो है बड़ी भुजा है। तो त्रिभुज बनने का शर्त यह होता है कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये बनता है आपका ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। यही आपका शर्त कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यानी ए और बी छोटी भुजा हैं, इनको जोड़े हैं तो बड़ी भुजा सी से बड़ा हो रहा है तो त्रिभुज बनेगा। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, यह लिख देते हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज का संकेत होता है, तो त्रिभुज बनेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक भुजा लिए 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा लिए 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा ले लिए 6 सेंटीमीटर। तो क्या इन तीन भुजाओं से त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारा नियम है कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो छोटी भुजा कौन है? 4 है और कौन है? 5 है। तो 4 और 5 का योग करें तो 4 + 5 बराबर होता है 9, और जो 9 है आपका वह क्या है? 6 से, यानी बड़ी भुजा से बड़ा है, तो इसमें त्रिभुज बनेगा। इस केस में त्रिभुज बनेगा, यानी त्रिभुज बनेगा। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि एक भुजा 6 लिए, दूसरी 7 ले लिए और तीसरी ले लिए 13। तो इन तीन भुजाओं में दो छोटा भुजा कौन है? 6 और 7 है, और 6 7 को जोड़ें तो कितना होगा? 13। तीसरी भुजा भी 13 है, यानी दोनों भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। तो इस केस में आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, यहां बड़ा नहीं हो रहा है, बराबर हो जा रहा है, त्रिभुज नहीं बनेगा। अब अगला समझेंगे हम लोग, त्रिभुज बनने का शर्त समझ लिया। अब इसमें समझेंगे कि त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं कोण के आधार पे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसको भी समझ लेते हैं कि किस केस में आपका न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, किस केस में आपका समकोण त्रिभुज बनेगा और किस केस में आपका अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद से उसको समझते हैं। चलिए अगला समझते हैं। अगला टॉपिक है, अब तक तो समझ लिया त्रिभुज बनने का शर्त क्या होता है। अब त्रिभुज के प्रकार होते हैं कोणों के आधार पे, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो ये समझते हैं कि न्यून कोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा और अधिक कोण कब बनेगा। चलिए पहला समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज बनने की शर्त। न्यून कोण त्रिभुज बनने की शर्त। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे न्यून कोण क्या होता है। ध्यान दीजिए कि वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे कहते हैं न्यून कोण। यदि इसका शर्त होता है, न्यून कोण त्रिभुज बनने का शर्त होता है कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। लिख देते हैं इसको कि यदि
दो छोटी भुजाओं, यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यहां ध्यान दीजिएगा कि भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी यानी तीसरी बड़ी भुजा, तीसरी बड़ी भुजा के तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो, से बड़ा हो, वर्ग से बड़ा हो तो न्यून कोण त्रिभुज बनता है। समझिए, ध्यान दीजिए इसको। क्या बोला है कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो न्यून कोण त्रिभुज बनता है। हम तीन भुजा पहले बस शुरू में लिखे थे, यानी ए बी और सी तीन भुजाएं हैं, जिसमें से ए और बी दो छोटी भुजाएं हैं और सी बड़ी भुजा है। तो ये कह रहा है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी अर्थात ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों छोटी भुजाएं हैं और दोनों के वर्ग किए हैं और दोनों को जोड़ दिए हैं। ये किससे बड़ा होना चाहिए? तो यह तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा कौन थी? सी थी, सी से ये बड़ा होना चाहिए। तो तीन भुजा लिए, ए बी और सी, जिसमें से ए और बी छोटी भुजा है और सी बड़ी भुजा है। और शर्त ये कह रहा है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा तो त्रिभुज कौन सा बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। दूसरा समझते हैं अधिक कोण त्रिभुज बनने की शर्त। अधिक कोण त्रिभुज बनने की शर्त। इस शर्त को समझने से पहले समझते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। कि वह कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसका शर्त यह होता है कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो तो त्रिभुज आपका बनेगा अधिक कोण। यानी यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो तो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। अधिक कोण त्रिभुज बनता है। अर्थात ये आपका हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से का है? छोटा है। जिधर मुख खुला रहता है वह बड़ा होता है और जिधर मुख बंद रहता है वह छोटा होता है। ये समझ लिए। अगला समझेंगे तीसरा कि समकोण त्रिभुज बनने का शर्त। समकोण त्रिभुज बनने का शर्त, चलिए समझते हैं, आसान तरीके से समझते हैं
कि समकोण त्रिभुज कब बनता है। इससे पहले हम समझ लेंगे कि समकोण होता क्या है। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं समकोण। चलिए समझते हैं कि समकोण त्रिभुज बनता कब है। इसके लिए शर्त यह है कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तब बनता है समकोण त्रिभुज। यानी यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज बनता है। त्रिभुज को इससे दर्शाते हैं, संकेत है उसका, बनता है। अर्थात ये हो जाएगा आपका कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग इज इक्वल टू c का वर्ग। यानी जिसमें से a और b छोटी भुजाएं हैं और c आपका बड़ा भुजा है, तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर हो जा रहा है, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जा रहा है। तो इस केस में आपका बनेगा समकोण त्रिभुज। इसमें कंफ्यूजन रहता है कि न्यून कोण और अधिक कोण में, तो दोनों के, इसको याद करने का तरीका है कि दोनों का विपरीत कर लेंगे। यानी न्यून कोण है, न्यून में होता है छोटा, तो न्यून कोण है तो न्यून कोण वाला में क्या लेंगे, अधिक होगा। क्या होगा, मैंने दो छोटी भुजाओं का जो वर्गों का योग हुआ वो तीसरी बड़ी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी अधिक होगा। जो आपका अधिक है इसका, इसमें क्या होगा कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला टॉपिक फिर देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है कि त्रिभुज के प्रकार। इस पर आते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और किन आधारों पर त्रिभुज को बांटते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। इसमें यह है कि त्रिभुज को हम दो आधारों पर बांटते हैं। पहला है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, और दूसरा है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। चलिए पहला समझते हैं भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। समझते हैं तीनों कौन होता है। इसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसका फिगर बन जाएगा ये।
इधर बनाते हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। ये आपका फिगर है समबाहु का हो गया। ए बी सी, यह समबाहु त्रिभुज कब होगा? जब इसकी तीनों भुजाएं यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यह तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो यह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसके जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होता है, क्योंकि नियम होता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी क्या होंगे? इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोण बराबर होंगे। और इसकी तीनों कोण सी और तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी ये हो जाएगा आपका कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। और जो समबाहु त्रिभुज होता है, उस समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, दूसरा बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। फिगर बन जाएगा आपका इसे बनाते हैं पी क्यू आर। यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज तब होगा जब इसकी दो भुजाएं बराबर होगी। इसमें आपका ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होता है तो पी क्यू का सामने का कोण है, यानी पी क्यू का सामने का कोण है आपका आर, ये आर बराबर हो जाएगा। और फिर से आपका पी आर के सामने का कोण है आपका क्यू। तो इस त्रिभुज में पी क्यू और पी आर भुजा बराबर होगा और इनका जो कोण है कोण क्यू और कोण आर ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसमें लिख देते हैं हम कि भुजा है बराबर कौन आपका पी क्यू बराबर पी आर। अब बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होता है तो पी क्यू का सामने का कोण है आर, तो कोण आर बराबर, अब पी आर के सामने कोण है क्या आपका क्यू, तो इसमें दो कोण बराबर होंगे, आर और क्यू आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तीसरा समझ लेते हैं इसमें, इसी का तीसरा कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ये क्या होता है? विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, माने ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होता है। जैसे में बन जाएगा आपका फिगर बन जाएगा कि यहां ध्यान दीजिए, ठीक, एल एम एन आपका त्रिभुज है एल एम एन, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। मानते हैं ये भुजा 2 है, ये आपका 3 है, ये कितना है 4, तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है। जब कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। इसमें भुजा और कोण तीनों अलग अलग होता है, कोई बराबर नहीं होता है। यह आपका होता है विषम बाहु त्रिभुज। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर समझते हैं अगला टॉपिक। चलो बच्चों समझते हैं कि अब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तीनों की परिभाषा समझ लेते हैं और फिगर समझ लेते हैं। पहला समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज, परिभाषा बनाएगा इसका,
कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे में बन जाएगा ये फिगर आपका बन गई है ए बी सी, यानी इसमें तीनों जो कोण है ए बी सी, तीनों कोणों का मान जो है ना वो 90 से कम है, यानी 90 से कम है, इसका मतलब क्या है न्यून कोण है, तो यह आपका बन जाएगा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा हो जाता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या हो जाएगा कि वह त्रिभुज जिसमें से एक कोण समकोण हो, वह त्रिभुज जिसमें से एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे में बन जाएगा आपका फिगर देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये पी क्यू आर, यहाँ पे ये समकोण का संकेत होता है। जहां ये साइन मिले आप समझिए वहां पे समकोण यानी 90 डिग्री कोण बना हुआ है, तो इसका परिभाषा बताएं कि वह त्रिभुज जिसमें से एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आपका फिगर हो गया। तीसरा इसका भाग है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण क्या होता है, तो वह कोण जिसका मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। तो वह त्रिभुज जिसमें से एक कोण अधिक कोण हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यह फिगर, यह अधिक कोण है, इसमें यह वाला जो कोण का मान है वह 90 से का है बड़ा है और 180 से का है छोटा है, तो यह हमारा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। एल एम एन, इसमें एक मुख्य टॉपिक यह है समझ लेते हैं कि किसी सम पहला फार्मूला कि किसी सम बहुभुज, किसी सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, इसका फार्मूला होता है कि n-2 इंटू 180 होता है। क्या होता है n-2 इंटू 180, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग का फार्मूला होता है वह होता है n-2 इंटू 180। जहां n बराबर है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, जैसा आप लोग पढ़ते हैं कहते हैं कि त्रिभुज के कुल अंतःकोण कितना होता है, तो 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है, इसी फार्मूले पे निकलता है। निकालिए देखिए इसे, त्रिभुज हो गया। समबाहुभुज का मतलब कि जिसकी भुजाएं बराबर हो, और बहुभुज क्या होता है कि वह आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो। तो त्रिभुज के निकालना है तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के यानी त्रिभुज के कुल अंतःकोणों का योग। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, फार्मूला लगाएंगे तो n की जगह भर देंगे 3, तो यह हो जाएगा 3 - 2 इंटू 180, तो 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा और 1 गुणे 180 बराबर होता है आपका 180। चतुर्भुज निकालना हो तो चतुर्भुज में क्या होता है 4 भुजाएं होती हैं, फार्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180 और n का मान भरेंगे 4, तो 4 - 2 गुणे 180, तो 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, 2 गुणे 180 बराबर आ जाएगा आपका 360। तो इस तरह यह फार्मूला काम करता है।
आसान तरीका यह है, किसी भी बहुभुज का है उसमें से जितनी भुजाएं होंगी उसमें से 2 माइनस कर दीजिए और जो मान आएगा उसका गुणा 180 में कर दीजिए, तुरंत उस बहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल निकल जाएगा। जैसे पंचभुज का है तो पंचभुज के कुल अंतःकोण का कितना होता है, तो पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी, 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 3, 3 का गुणा कर दिए 180 में, 18 3 54 यानी 540 डिग्री होगा। अगला फार्मूला होता है कि अगर इसमें से किसी समबाहुभुज के सभी कोणों का मान है, अगर एक कोण का मान निकालना होगा तो फार्मूला लगा देंगे n-2 इंटू 180 बट्टे क्या कर देंगे n कर देंगे। अगर एक कोण का मान निकालना हो तो बट्टे में n कर देंगे, n से भाग कर देंगे तो एक कोण का मान निकल जाएगा। होता है किसी समबाहुभुज किसी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग पूछे तो हमेशा होता है 360, वह चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कोई भी समबाहुभुज है और उसका कहे कि उससे कुल बाह्य कोण का योगफल कितना होता है तो वह हमेशा कितना होता है 360 होगा। अब उसमें यह पूछ दे कि किसी समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का मान होता है, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो 360 में उसकी भुजाओं से भाग कर देंगे, यानी n से भाग कर देंगे, जितनी भुजाएं होंगी उतने से भाग कर देंगे। मान लीजिए त्रिभुज में कह दिया तो त्रिभुज में क्या करेंगे 3 भुजाओं से भाग कर देंगे तो प्रत्येक का 60 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, उम्मीद है मस्त रहेंगे और आशा करता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक चीज एकदम 0 लेवल से बताया गया है इसमें। और यही उम्मीद है कि सबको त्रिभुज जो शुरू से पढ़ा हो या चाहे नहीं पढ़ा हो, सबको बेहतर से समझ में आएगा। और इसका अगला वीडियो हम अगला पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।